तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस समय एक नया रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। उनका कुछ चेहरा दिखाता हूं और ये जो चेहरा दिखा रहा हूं ना, वो डबल विंडो में दिखा रहा हूं, जिसमें वो अपनी ही बात को काटते हुए नजर आएंगे। उन्होंने एक बार पीएम मोदी को कांग्रेस के साथ ही लपेट दिया और फिर घोटाले से जोड़ दिया। पहले ये सुनिए। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात, तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। देख रहे हैं ना। अब दूसरे विंडो में आप देखिए कि कैसे वो बताने लगे कि मोदी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व तो उन्होंने देखा ही नहीं। अब ये सुन लीजिए। 40 साल से मैं भी राजनीति में हूं, पहली बार 2 साल से कोई केंद्र सरकार जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, इसका मैं खुद साक्षी हूं, मैं खुद गवाह हूं। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है। देख लिया आपने। अब एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों विंडो में एक दूसरे को अपने को ही काट रहे हैं। एक समय पीएम मोदी पर सवाल खड़े करने लगे कि आप तो वादा पूरा करते ही नहीं हैं। सुनिए ना। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे, एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? अब दूसरे विंडो में देखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम भारत के इतिहास में दर्ज करवा दिया और खुद केसीआर ने करवाया है। आप देख लीजिए। आपने 2 कदम उठाए, इसका भी श्रेय आपको मिलेगा और आपका नाम भारत के इतिहास में सुस्थिर रहेगा। अब आपको एक तीसरा टू विंडो दिखाता हूं। ये भी केसीआर का है, पीएम मोदी को लेकर के ही है। एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि उन्होंने मोदी जी को तानाशाह बता दिया। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। तो एक समय ऐसा आया कि पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे। ये भी सुन लीजिए। और मेरे बुलाने पर, मेरे कहने पर आपने इतना दूर आके आज 6 कार्यक्रमों को आधारशिला रख दिया। एक महान कार्यक्रम मिशन भगीरथ का उद्घाटन भी कर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आप एक अगला टू विंडो देखिए। एक बार जनाब आरोप लगाने लगे कि पीएम मोदी गला फाड़ फाड़ के विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, और जानते हैं उसके बाद एक बार ये कहने लगे कि वो और मोदी जी तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये भी सुन लीजिए। मोदी साहब मैं से हम अच्छे दोस्त हैं, बीच में लोग परेशान हैं, व्यक्तिगत रूप में कोई हमारे को मतभेद नहीं है। एक और टू विंडो दिखाता हूं। राहुल की तरह ही एक बार केसीआर ने इस एजेंडे को फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सुनिए ना। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों की सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। और उसके बाद फिर यही केसीआर वो शख्स है जिन्होंने मोदी जी को इतिहास पुरुष बता दिया और ये कहा कि ये इकलौते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार रहित शासन चलाया है। सुन लीजिए। हिंदुस्तान के तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में 2 साल मुसलसिल भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाने का ये श्रेय मोदी जी कोई माने ना माने, जरूर देश मानेगा, जनता मानेगा। अब इनका मैं कांग्रेस के साथ थोड़ा टू विंडो दिखाता हूं। एक आध दिखाता हूं आपको, आप देखिए, तब आपको इनका चरित्र पता चलेगा ना। कांग्रेस के साथ कैसे संबंध है, बड़ा हैरान होंगे। मोदी जी का विरोध करने के लिए इन्होंने एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया था। सुन लीजिए। I am again reiterating, if Rahul Gandhi ji is going to become the Prime Minister with my support, I will be the first person to extend the support. और जानते हैं, बाद में केसीआर ने, यही वो शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी को बिगेस्ट बफून बता दिया। आप सुन लीजिए। चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस डर रहा है, इससे साफ जाहिर है। बस यही जवाब है मेरा। और क्या है, मैं क्या, राहुल गांधी क्या करता है मालूम है सबको दुनिया में। बिगेस्ट बफून इन द कंट्री, एवरीबॉडी नोस। अब आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं, आखिरी दिखाता हूं, उसके बाद तो खबर भी तो बतानी पड़ेगी। एक बार भाजपा से जोड़कर कांग्रेस को और विशेष रूप से दोस्तों राहुल गांधी को यूजलेस बता दिया। देख लीजिए। We have 2 crooked parties, 2 useless parties in India. One is BJP, the another one is Rahul Gandhi Congress Party. लेकिन अब कांग्रेस समेत भाजपा के खिलाफ, मतलब मोदी के खिलाफ, कांग्रेस समेत सभी को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। सुन लीजिए। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब असली सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस डबल स्टैंडर्ड से
हमें क्या लेना देना, क्यों मैं दिखा रहा हूं, इस समय इसका क्या लेना देना है। तो आप समझ लीजिए कि केसीआर ने एक ऐसा काम किया है जिससे दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आप ये समझिए कि तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उथल पुथल जो स्थिति बनी हुई है ना, वो आपको दिखने वाला है। अभी जिन लोगों की नज़रें कर्नाटक की ओर टिकी हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है, तो आप समझ लीजिए खेला तो तेलंगाना में हो रहा है। और कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ये हम सब बरसों से जानते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के लिए जितना बड़ा सियासी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही बड़ी सियासी दुश्मन कांग्रेस भी है। लेकिन इस समय जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, जब सबकी नजरें कर्नाटक की तरफ टिकी हैं, तब केसीआर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे दक्षिण भारत में सियासी सनसनी फैल गई है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाया नहीं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है। केसीआर ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, तब वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी नहीं है दोस्तों, क्योंकि केसीआर का पैटर्न समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौर से ही वो जो केसीआर हैं वो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही तीसरे मोर्चे को लेकर केसीआर बहुत सक्रिय हो गए, बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी। और इसी क्रम में उन्होंने जो इनकी पार्टी है ना, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, टीआरएस थी पहले, उसको बदल करके एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी ना, वो राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने की थी। और इसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिशें की। इस पर तो मैंने एक वीडियो बड़े डिटेल में बताया है कि क्या क्या किया, लेकिन संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि उन्होंने दिल्ली का दौरा करके केजरीवाल और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। और इसके बाद पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके जो भाजपा मुक्त भारत की घोषणा की थी ना, इसकी बात करने लगे। बेसिकली भाजपा मुक्त भारत की, आप समझिए, जो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर बीआरएस को, केसीआर को तगड़ा झटका लगा। कहाँ तो ये पार्टी जा रही थी कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने पता है क्या किया, बीआरएस से आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया। यानी चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी जो बीआरएस है, उसकी पहुंच अब सिर्फ तेलंगाना तक ही रह गई है। ऐसे में दोस्तों, जब तेलंगाना में चुनाव होना है, और चुनाव कब होना आपको पता है ना, इसी साल नवंबर में होना है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना का चुनाव है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, तेलंगाना का जो आंदोलन चला था उसमें केसीआर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसी अपने आंदोलन में जो उनकी भूमिका थी, इसी आधार पर लगातार 2 बार वो चुनाव जीते और कांग्रेस को सत्ता से रोकते रहे। लेकिन इस बार चुनौती कांग्रेस से नहीं है, इस बार चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, जो बड़ी ही दमदार भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और जानते हैं, भाजपा में केसीआर के सबसे करीबी और जो आंदोलन चला था इनका तेलंगाना के लिए, उसमें जिन्होंने नंबर 2 की भूमिका निभाई थी, एटला राजेंद्र, वो अब भाजपा में आ गए। तो जाहिर तौर पर जो केसीआर है उनकी चुनौती बढ़ गई। और राजेंद्र के आने के बाद से आप याद रखिए, भाजपा ने चंद्रशेखर की पार्टी को उन्हीं के गढ़ हुजूराबाद में हरा दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे केसीआर की जो कहते हैं ना कि एकदम जो हौसला है वो टूट गया। और हुजूराबाद ही नहीं दोस्तों, आप याद कीजिए,
हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और टीआरएस को बहुमत पाने से रोक दिया था। और इससे पहले एक और याद दिला देता हूं, केसीआर को अपने गढ़ दुबक्का में भी हार देखने को मिली थी। जिस तरह से भाजपा ने हैदराबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली का आयोजन करके केसीआर को खुली चुनौती दी है, तब से केसीआर की परेशानी बढ़ गई है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि केसीआर का जनाधार लगातार खिसक रहा है और ऊपर से बेटी का भ्रष्टाचार में फंसना, उससे उनकी लोकप्रियता को भी तगड़ा झटका लगा है। और एक बात याद रखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी ना, वैसे ही केसीआर ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की है। इन परिस्थितियों में दोस्तों, जब 119 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा ने मिशन 90 का ऐलान कर दिया है, तो तुष्टीकरण में सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाले केसीआर की बेचैनी काफी बढ़ गई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तेलंगाना के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो प्रेम है वो लगातार बढ़ रहा है। आज भाजपा दोस्तों राज्य के हर परिवार तक अपनी पहुंच बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम है उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए हर घर पहुंच रही है और ये बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की घबराहट का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में एक बड़ी घटना हुई थी। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तेलंगाना में अध्यक्ष है ना, बंदी संजय कुमार, उनको पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, पेपर लीक मामले में, मतलब उसमें भी ये बात सामने आई कि उनको फंसाया जा रहा। उन्होंने बताया कि भैया किसी से बात कर रहे हैं, वो तो राजनेता और इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में। आप समझिए कि कितनी बेचैनी बढ़ गई है। बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। लेकिन इसके अलावा अमित शाह ने भी एक दांव चल दिया है। उन्होंने अभी तेलंगाना में जब रैली की ना, तो ये खुलकर घोषणा कर दी कि जिस तरीके से वहां ओवैसी के साथ मिलकर केसीआर तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर ऐलान किया कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो वहां मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अब जब तेलंगाना में चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो याद रखिए 2024 के चुनाव से पहले 2023 के नवंबर में केसीआर के सामने तेलंगाना, जो इनका अपना गढ़ है, उसको बचाने की चुनौती है। अब भाजपा से मुकाबला करने के लिए वो समझ गए हैं कि अब ओवैसी के साथ काम नहीं चलेगा, अब तो किसी और को भी लेना पड़ेगा। तो जो एक और मुख्य विपक्षी पार्टी, अब तक भाजपा तो अब समझ लीजिए कि उसका जनाधार बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो कुछ भी नहीं है भाजपा के पास। तो अब केसीआर ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ दोस्ताना मैच खेला जाए, और इसीलिए तंज मारते रहते हैं कि महागठबंधन में शामिल हो जाइए। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में फंसे जो ममता है, केजरीवाल है, ये तो कांग्रेस की शरण में चले गए। तो अब केसीआर ने भी देखा कि भैया अब अगर मोदी से लड़ना है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला, दूसरा जनाधार खिसकना, तो कांग्रेस की शरण में चले जाओ। वैसे इसको कांग्रेस की शरण में जाने से बेहतर ये कहना होगा कि सारे चोर इकट्ठे हो गए। चोर मतलब सियासी तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं कि सियासी तौर पर जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए, वो मोदी से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मगर ये जो चीज़ें हो रही है ना, तो याद रखिए तेलंगाना में एक बड़ा बदलाव सबका इंतज़ार कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं ये बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश में जो महागठबंधन की राजनीति है ना, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और जब आप नेहरू के बयान सुनेंगे, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको सुनाता, लेकिन मैं आने वाले दिनों में कभी आपको सुनाऊंगा कि वो ये बताते हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। एक मजबूत केंद्र होना चाहिए
और छोटे छोटे राज्य, जो भी राज्य हैं, वो आत्मनिर्भर होकर काम करें तो ये देश प्रगति के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन आज हालात क्या है, ये जितने दल है ना, वो केंद्र को कमजोर करना चाहते हैं और सारे राज्य उस पर हावी होना चाहते हैं। और इससे क्या होता है, स्वार्थ की राजनीति हावी हो जाती है। और याद रखिए, इसी वजह से 2004 से 2014 के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे भारत के लिए एक लॉस्ट डेकेड के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि स्वार्थ के वश में आकर ये सारे दल आपस में जुड़ते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आज मोदी को सत्ता से हटाने के लिए वही राजनीति, वही नियत काम कर रही है और यही तो ये देश पूरा देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।